हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल है आपका केमिस्ट्री का एग्जाम और कल प्यारे बच्चों आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, इसीलिए हम प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी में से सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा। विश्वास बना के पढ़िए। जैसे फिजिक्स में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराया हुआ था एक ही वीडियो से, उसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराएगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोग क्या करिए कि वीडियो को फैला दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इतना मत समझिएगा कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है बाबू, और इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आज जो क्लास होगा केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और क्लास भी आज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्लास होगा, क्योंकि केमिस्ट्री को पूरा शुरू से लेकर अंत तक हमको डिस्कस करना है और यही आज भर टाइम है हमारे पास, उसके बाद से फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको भी जम के मेहनत करना पड़ेगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे क्या करिए कि सभी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो फटाफट से एक काम करिए, जल्दी से जल्दी क्या करिए कि चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन हैं, नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात हम सभी बच्चों से बोलेंगे, सभी अपने प्यारे भाई बहन से बोलेंगे कि आप एक काम करिएगा कि जो हम डेफिनेशन अभी बताएंगे आपको, ठीक है, ये केमिस्ट्री हमको डिस्कस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं कि हम डेफिनेशन पढ़ के निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमको समझाना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा ना कि मेरा वर्ड सुनिएगा, मेरा डेफिनेशन सुनिएगा, उससे याद करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई बहन, आप लोगों से यही विनती है। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और क्वेश्चन क्या है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो आप सबसे पहला वर्ड सुन रहे कांच, और इतना आप पढ़े होंगे कि कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना। तो बाबू लिखिएगा कि कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना गया है क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं कि जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो और जिसको बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके, और जिसमें क्या हो प्यार बच्चों, तो याद रखना है कि जिसमें द्रव के भांति बहने की प्रवृत्ति हो उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो कांच को क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, अतिशीतलित द्रव क्यों कहा गया है। तो लिखिएगा कि कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहा गया है क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना, और उसमें द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना गया है। ठीक है, कांच को अतिशीतित द्रव माना गया है, और इसे आभासी, यहां पे याद रखना है कि आभासी, या प्यारे बच्चों यहां पे आभासी ठोस भी इसे कहा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे दें जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम आपको देना चाहे तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। जैसे पुरानी बिल्डिंग हो गई है ना, पुरानी बिल्डिंग में जो शीशे लगे होते हैं, चाहे वो खिड़की हो चाहे दरवाजे के, वो शीशे क्या होते हैं कि ऊपर की अपेक्षा जो होते हैं नीचे मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांच में बहने की प्रवृत्ति हुई होगी तभी तो ऊपर की अपेक्षा नीचे मोटा हुआ होगा, नहीं तो अगर कांच में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती तो ज्यों का त्यों रहता। लेकिन कुछ ना कुछ बहने की प्रवृत्ति है तभी तो कांच ऊपर से नीचे ज्यादा मोटा हो गया होगा। तो इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना गया है, भले ही बहने की प्रवृत्ति इसकी बहुत ही मंद होती है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, याद हो गया आपको। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। बाबू नेटवर्क ठोस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं सहसंयोजी ठोस या कोवैलेंट सॉलिड, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों समझिए, कोवैलेंट सॉलिड, है ना। नेटवर्क ठोस को सहसंयोजी ठोस कहा गया है। नेटवर्क ठोस क्या होता है कि वैसा ठोस जिसके अणु परमाणु आयनों में क्या हो प्यार बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड हो, है ना, सहसंयोजी बॉन्ड से बंधा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। और इसमें एक जालक जैसी संरचना हमको दिखाई देती है। जैसे देखिए जालक जैसी संरचना, जड़ जैसी संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस इसे कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों हमारा हो गया हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज, है ना। क्वार्ज जो होता है, क्वार्ज क्रिस्टल होता है, और क्वार्ज क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वार्ज हमारा अतिशीतित द्रव होता है, सॉरी अतिशीतित बोल रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, नेटवर्क ठोस होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं क्वार्ज ग्लास लग गया जिसमें कांच जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अक्रिस्टल हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन बल लगा होता है, इस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है
आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं कि रवादार ठोस। इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में बनेगा। रवादार ठोस क्या होता है? तो रवादार ठोस किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस कहा जाता है। क्या? क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वैसा ठोस जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसको बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिसकी द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था का होता है, जिसे हम लोग रवादार ठोस कहते हैं। जैसे हमारा लिख दीजिएगा NaCl हो जाएगा, LiCl हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। तो रवादार ठोस को आप लोग डेफिनेशन जो हम आपको बता रहे हैं ना, वो आप लोग याद करने की कोशिश करिए। अगला कि क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? तो बिंदु दोष, यानी बिंदु त्रुटि का मतलब क्या? त्रुटि का मतलब हो गया दोष, यानी बिंदु दोष क्या है? तो बिंदु दोष के बारे में आप लोग समझिएगा कि क्रिस्टल में बिंदु दोष क्या है। तो ऐसी त्रुटि जिससे क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? नियमित व्यवस्था से परिवर्तन में आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बिंदु त्रुटि कहते हैं। जैसे इसके कारण देखिए सारा व्यवस्था अनियमित हो गया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बिंदु त्रुटि कहते हैं। यह आप लोग क्लियर रखिएगा। ये देखिए शॉर्ट की लिख दिए हैं यहां पे आप लोग कर लीजिए कि क्रिस्टल, और प्यारे बच्चों यहां पे क्या करिए कि यहां पे आप लोग कर लीजिए कि अक्रिस्टल में अंतर लिखे। ठीक है, क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल में अंतर लिखे। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने क्या बताया कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी, लेकिन इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगा। इसको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, जबकि इसको हम लोग बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। इसमें लिखिएगा कि इसका द्रव्यंक निश्चित होता है, क्रिस्टल का द्रव्यंक निश्चित होता है, इसका द्रव्यंक क्या होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि बहने की प्रवृत्ति होती है। यह विषमदैशिक होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण होते हैं, जबकि यह समदैशिक होता है क्योंकि इसमें भिन्न दिशाओं में समान गुण होंगे, है ना, हर एक दिशा में समान गुण होगा। यह क्या होगा? दीर्घ परासी व्यवस्था का होगा, यानी इसका जो पेयर बनेगा ना, ए के बाद बी आयन आएगा, तो बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, यानी इसकी आयन की जो व्यवस्था होगी वो लगातार चलेगी। लेकिन इसमें क्या होगा? ये लघु परासी होगा, इसमें क्या होगा? आयन की व्यवस्था लगातार नहीं चलती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए बच्चे आगे आ जाइए कि मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन की व्याख्या करें। मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है? मोल प्रभाज, है ना, यानी इसे मोल अंश के भी नाम से जानते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है बाबू? हम आपको समझा देते हैं कि जैसे प्यारे बच्चों विलय और विलायक हो गया, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि शरबत बना, शरबत 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 आप लोग पीते हैं ना, शरबत। तो ये कैसे बनता है? तो जब इसमें क्या डालते हैं? चीनी, है ना, और उसके बाद से क्या डालते हैं प्यारे बच्चों? तो पानी डालते हैं। तो चीनी और प्लस पानी मिलके क्या बनता है? शरबत। समझने की कोशिश करिएगा, याद नहीं करना है, थोड़ा सा भले ही टाइम दीजिए मुझे, लेकिन हम आपको अभी के अभी सारा का सारा डेफिनेशन इतना गारंटी देते हैं कि याद करवा देंगे एक ही क्लास में। देखिए कैसे बनता है शरबत? तो चीनी प्लस पानी मिला के हमारा शरबत बनता है, जिसमें शरबत क्या होता है? तो प्यारे बच्चों विलियन होता है। क्या होता है? विलियन होता है। शरबत को क्या बोलते हैं? विलियन। और विलियन वो होता है जिसमें क्या मिलता है? विलय पदार्थ, है ना, विलय प्लस क्या मिलता है? विलायक, है ना, विलायक विलायक विलायक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विलायक, हमारा शुद्ध विलायक क्या होता है? पानी होता है, दूध होता है, ये सब शुद्ध विलायक होता है। विलय जो घुल जाए, जैसे नमक चीनी क्या होता है? घुल जाता है। तो जब प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा? चीनी प्लस पानी यानी विलायक प्लस विलय मिलेगा, तो हमारा क्या बनाएगा? विलियन बनाएगा। इतना आप लोग कंफर्म हो गए। तो बाबू मोल अंश अब समझिए कि मोल अंश होता क्या है, कि इस शरबत में इस चीनी का कितना मोल अंश है, कि चीनी कितना डाला हुआ है। अगर पूछा जाएगा कि इस शरबत में आपने पानी कितना डाला हुआ है, उसी को तो मोल अंश कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे आप लोग साफ साफ लिखिएगा कि मोल प्रभाज क्या होता है या मोल अंश क्या होता है। तो सिंपल सा लिखिएगा कि विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो विलय या विलायक को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग क्या बाबू विलय का माने, तो विलय को हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं और विलायक को हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। और प्यारे बच्चों यहां पे मान लीजिए कि ये विलयन कैसे बना है? तो जब ये दोनों मिला है, यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मिला है, तब तो हमारा विलयन बना है ना। तो हम लोग अगर बोलेगा कि इस विलय का निकालिए, तो विलय का मोल अंश कैसे निकालेंगे? तो विलय ने मिलाया, ठीक है, लेकिन मिलाया तक किसने? बना है तो बाबू विलयन ना। यानी बाबू मान लीजिए कि यहां पे अगर आपको निकालना है कि इस शरबत में चीनी की मात्रा कितनी है, तो चीनी ने मिलाया, तो बाबू शरबत कैसे बना? तो इसमें चीनी भी है आप प्लस यहाँ पे पानी है, तब ना शरबत है। तो हमने क्या निकाल दिया? विलय का मोल अंश निकाल दिया। अगर विलय का पूछेगा कि पानी इसमें कितना डाला हुआ है, तो बोलिए पानी तो मिला हुआ है, लेकिन शरबत बना कैसे है? तो चीनी या प्लस पानी मिला है तब यहाँ पे बना हुआ है, तो ये विलायक का मोल अंश हो गया। तो इसी प्रकार से होता है मोल प्रभाज। अगर विलय के लिए होता है तो विलय ने मिलाया और यहाँ पे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और मोल प्रभाज अगर पूछा जाए विलायक का तो कैपिटल एन बटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, क्लियर बाबू, स्पष्ट? चलिए
आगे बढ़ जाइए कि यहाँ पे फ्रेंकल दोष क्या होता है, शॉर्टकी दोष क्या होता है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। फ्रेंकल दोष क्या होता है, तो लिखिएगा कि वह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थिति को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब आप इसमें ऐड कर लीजिएगा कि फ्रेंकल दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी नहीं आती है। यह भी आप लोग याद रखना है कि वैसा, यहाँ पे याद रखना है कि वैसा दोष जिसमें क्या होता है, एक आयन अपना जालक छोड़ के, यहां से देखिए ये आयन है अपना जालक छोड़ के क्या किया है, अंतरकाशीय स्थान में चला गया है। इस प्रकार के दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। अगला शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब की बार फ्रेंकल दोष आएगा, समझ लीजिए कि जब ये शॉर्टकी दोष 2024 का है ना, तो ये जो है ना ये आएगा, ध्यान में रखिएगा फ्रेंकल दोष। देखिए शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, वैसा दोष जिसमें क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं, है ना। वैसा दोष जिसमें क्या होता है, जिसमें धन आयन ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं। इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू शॉर्टकी दोष कहते हैं। और शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, ठोस के घनत्व में कमी आती है। जैसे शॉर्टकी दोष में यहां से मान लीजिए कि ऋण आयन भागा और यहां से बाबू ऋण आयन, यहां से क्या हो गया ऋण आयन और यहां से धन आयन, यानी धन आयन यहां से क्या हो गया धन आयन। धन आयन ऋण आयन क्या होते हैं, अपना पैर बच्चों क्या करते हैं, जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, घनत्व में कमी आएगा। तो ये सब आप लोग लिखिएगा कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण सिद्ध व्याख्या करें। तो इस दोष में धन आयन तथा ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं, अर्थात आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब यहाँ पे वितरित आयन सामान्य जालक स्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्रिस्टल दोष को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्टकी दोष कहते हैं, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खिड़की में लगा कोई पुराना शीशा दुधिया हो जाता है, क्यों। आप लोग देखे होंगे ब्लर हो जाता है, पुराना शीशा जो होता है ना ब्लर हो जाता है, क्यों, है ना। पुराना शीशा आप लोग देखते होंगे तो उसमें दुधिया हो जाता है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे देखिए दिन रात के तापमान में अंतर होने के कारण आयन व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि क्या होता है कि खिड़की में लगा कोई पुराना सीधा दुधिया हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठोस प्राय असंपीड्य क्यों होते हैं, ठोस अगर दबाने पे ठोस प्राय असंपीड्य, यानी उस पे प्यारे बच्चों दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है ना। अगर आप चाहिएगा ठोस को दबा दे तो भले टूट जाएगा लेकिन वो दबेगा नहीं। तो ठोस के अवयवी कण क्या होता है, अवयवी कण आयन जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही सटे हुए होते हैं और उनको और पास नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों ठोस के जो अवयवी कण होते हैं ना बहुत नजदीक होते हैं और उनको और पास नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए जो ठोस होते हैं प्राय असंपीड्य होते हैं। तो लिखिएगा कि ठोस के अवयवी कण परमाणु आयन या अणु एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होते हैं, ठीक है। और इन्हें अधिक पास लाने में मतलब क्या, अधिक पास लाने पर यहाँ पे देखिए इन कणों में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, अवरकों में यहाँ पे क्या प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा, अतः इन्हें एक यहाँ पे देखिए अधिक पास नहीं ले जा सकता है। तो ये किताबी भाषा है लेकिन हमने आपको जो बताया उसको लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए कि डोपिंग क्या है। डोपिंग किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि को मिश्रण करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो डोपिंग कहते हैं। जैसे NaCl में HCl का डोपिंग, ये हमारा डोपिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए कि मूलरता और मूललता में अंतर लिखे। मूलरता क्या होता है, मूललता क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि मूलरता क्या होता है, तो मोलारिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा या इसका अंतर पूछ देगा कि मोलारिटी क्या होता है, इसका अंतर आप लिखे, ठीक है ना। मोलारिटी और मोलालिटी में अंतर लिखे, चाहे बोल देगा कि मोल लता क्या होता है ना, यानी मूल लता क्या होता है, अच्छा है मूल रता क्या होता है, इसमें अंतर लिखे। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो सिंपल सा लिखिएगा मूल रता अगर मोलारिटी पूछेगा तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दीजिएगा विलय का मोल बटा विलायक का आयतन। प्यारे बच्चों यहाँ पे M = क्या होता है, N बटा में भी होता है। ये आप लोग याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, मोल प्रति लीटर होता है। यहाँ पे आप लोग क्लियर रखिएगा। अब मूल लता के बारे में पूछ देगा तो मूल लता क्या है, प्रति केजी विलायक में, अब इसमें केजी में आ जाता है, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मूल लता कहते हैं। और मूल लता क्या होता है, तो विलय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, क्योंकि विलायक को केजी में मापा जाता है, प्रति केजी किलोग्राम में। यानी M = क्या होता है, N बटा में W होता है। और प्यारे बच्चों एक नोट लिख लीजिएगा इस पे कि मूल लता पे क्या होता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल प्रभाव पे भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाए कि मूल लता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मूल लता एवं मूल लता में क्या करना है, आपको अंतर लिखना
देना है। तो मोलरता और मोललता में अंतर लिखना है। तो लिखिएगा कि मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में किसी पदार्थ के विलय में मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अभी तो समझाए कि मोलरता किसे कहते हैं, कि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं, जबकि प्रति केजी यानी प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा कि मोललता विलयन के आयतन से संबंधित होता है, मोललता विलायक की मात्रा से संबंधित होता है। लिख दीजिएगा कि मोललता ताप पर परिवर्तित हो जाता है, यानी क्या मोललता पे क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोललता पे ताप का प्रभाव कोई भी नहीं पड़ता है। अब लिखिएगा कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, जबकि उसका मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो ये अंतर भी आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाए कि हेनरी का नियम, ये बाबू ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम, है ना, कि यहाँ पे निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा कोई यहाँ पे निश्चित टेम्परेचर है, क्या है, निश्चित ताप है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर लग गया। ठीक है, निश्चित ताप पे ये क्या है, इसमें द्रव है, समझिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हेनरी का नियम अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो हेनरी का नियम लिखिएगा कि निश्चित ताप एवं दाब पे, निश्चित ताप इधर से समझाते हैं कि निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में, ये क्या है, टेम्परेचर निश्चित है, तो निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में, अब इसमें क्या करना है, कोई गैस घोलना है। ठीक है, तो निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी P समानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चों, X होता है, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एगो KH लगाएंगे जो कि हमारा हेनरी KH नियतांक होता है, और X यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी P इक्वल टू क्या होता है, KH, X हमारा हेनरी का नियम होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो ये फिगर याद रखिएगा। ठीक है, कि निश्चित ताप है तो निश्चित टेम्परेचर है, निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में, ये क्या है, द्रव है, किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग हेनरी का प्रथम नियम कहते हैं, सॉरी हेनरी का नियम कहते हैं। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो P समानुपाती क्या हो रहा है, X हो रहा है, यानी P समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, इसमें एगो हेनरी नियतांक लगाएंगे जो कि KH क्या है, एगो हेनरी नियतांक है, और X हमारा क्या हो जाएगा, तो बाबू P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH X हमारा 100% सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखे, हेनरी लॉ लिमिनेशन, है ना, यानी इसकी सीमाएं लिखना है। तो लिखिएगा कि यह विलयन तनु विलयन के लिए लागू होता है, यह विलयन वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है यदि द्रव गैस में अत्यधिक विलय है, यदि द्रव क्या हो, गैस में ज्यादा घुलता हो, तो यह नियम का पूर्ण पालन नहीं होगा। यह भी आपको याद रखना है कि दाब निम्न और ताप क्या होना चाहिए, इसके लिए उच्च होना चाहिए, गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो यह नियम का पालन नहीं होगा। यानी हेनरी का नियम फिर से एक बार सुनिए कि निश्चित ताप एवं दाब पे टेम्परेचर आपको निश्चित रखना है, उस पे द्रव रखना है ना, निश्चित ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता उसके गैस के दाब के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। यानी P इक्वल टू क्या होता है, KH होता है, क्लियर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे आगे बढ़ जाना, क्वथनांक का उन्नयन, है ना। तो आप लोग लिखिएगा कि यदि कोई विलायक में कोई विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। क्वथनांक का उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, जैसे दूध उबल रहा है, ठीक है, आपको पता है कि दूध 102 डिग्री 104 डिग्री पे उबल रहा है, ठीक है, लेकिन 204 डिग्री पे उबल रहा है, उसमें क्या करिएगा कि एक मुट्ठा चीनी लेकर डाल दीजिएगा, तो वो दूध क्या होगा प्यारे बच्चों, नहीं उबलेगा, उसके और ताप की आवश्यकता पड़ेगी। यानी क्वथनांक का होता है प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, उबलना। उबलना कैसे अधिक होगा, तो जब उसमें कोई विलय पदार्थ डाल देंगे, यानी चीनी घोल देंगे, उसमें चीनी डाल देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा और देर के बाद क्या होगा, देखते होंगे कि चाय जो है ना, अगर बिना चीनी का चाय बना रहे हैं तो खूब मतलब क्या उबल रहा है ना, जैसे ही एक मुट्ठा चीनी डाल देंगे वो क्या होगा, शांत होगा, यानी फिर उसको उतना टेम्परेचर मिलेगा तभी वो उबलेगा। तो क्वथनांक का उन्नयन इसे ही कहते हैं। आगे बढ़ जाइए कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। यानी हिमांक का अवनमन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमांक का अवनमन क्या है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक के उत्पन्न इस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, KF I KF M होता है, I KF और यहाँ पे क्या होता है, M होता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है जिसके आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि समपरासी विलयन किसे कहते हैं। तो समपरासी विलयन के लिए बाबू आपको सिंपल सा याद रखना है कि समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपरासी विलयन कहते हैं, है ना।
संपरासी विलयन। समान ताप पे जिस विलयन का प्रासरण दाब समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपरासी विलयन कहते हैं। क्लियर रखिएगा। आगे बढ़िए कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में रावल का नियम लिखिए। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पीओ माइनस पीएस है ना, अब बट्टा में क्या होता है पीओ, और ये बराबर होता है विलय के मूल प्रभाज, और विलय का मूल प्रभाज हमने क्या निकाला, स्मॉल एन बट्टा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में रावल का नियम, जो कि 2024 में आया था और हमने पढ़ाया भी हुआ था। तो चलिए लिखिएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के संबंध में रावल का नियम क्या है, तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो ये क्या है हमारा तनु विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। इसमें यहाँ पे याद रखना है कि उपस्थित विलय यानी विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, इक्वल होता है, इसी को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन रावल का नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़िए कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन को लिखे। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन कि आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं प्यारे बच्चों जिनका क्या होता है, जो रावल के नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, और जो रावल के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे लिखिएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है, तो वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रताओं पर रावल का नियम का पालन करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, यानी डेल्टा टी और डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि अनादर्श विलयन क्या होता है, कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर रावल का नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। तो ये आप लोग इसमें डेल्टा टी और डेल्टा एच का मान जो होता है बराबर नहीं होता है 0 के, तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, संचायक बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी भी हम लोग कहते हैं, है ना। संचायक बैटरी को हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, यानी वैसा सेल जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती हो, है ना, यानी वैसा सेल जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि खत्म हो जाने के बाद फिर से उसका क्या किया जाए, उसको चार्ज कर दिया जाए, संग्रहित कर दिया जाए, तो उस प्रकार की बैटरी को हम लोग संचायक बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी हम लोग कहते हैं। यानी डिस्चार्ज की उपस्थिति में क्या फिर चार्ज किया जाए फिर डिस्चार्ज किया जाए, यानी जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है उसे क्या कहते हैं, तो द्वितीयक सेल भी कहते हैं, या उसे लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, या उसे संचायक सेल कहते हैं। इसमें आता है प्राथमिक सेल क्या होता है, तो वैसा सेल जिसका रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार हो, एक बार यूज होने के बाद से उसे फेंक देते हैं, उसे प्रथम बैटरी हम लोग कहते हैं। लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, संचायक क्या होता है, जिसकी अभिक्रिया क्या रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है, जैसे ही खत्म होगा फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, फिर उसको आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी हो गया, मोबाइल का बैटरी हो गया, है ना, डिजिटल यहाँ पे क्या वॉच का बैटरी हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बाबू, तो ये सारे के सारे हमारे संचायक सेल या द्वितीयक सेल कहलाते हैं। चलिए तो यहां देखिए इस प्रकार के सेल विद्युत धारा या ऊर्जा के बाह्य स्रोत की सहायता से क्या संग्रहित, जिसको हम लोग चार्ज होना कहते हैं, चार्ज होता है, और यहाँ पे डिस्चार्ज की स्थिति में यह संग्रहित विद्युत ऊर्जा के सप्लाई करता है, और इसलिए इस प्रकार के सेल को सेल या बैटरी को स्टोरेज या संचायक सेल हम लोग कहते हैं। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। और प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम आप लोग ये याद कर लीजिएगा, शायद हम नहीं लिखे हैं, हमको ध्यान में नहीं आया है। और प्रासरण दाब, इसमें का 2 क्वेश्चन छूट चुका है, तो आप लोग लिख लीजिएगा प्रासरण दाब एक आप याद कर लीजिएगा, एक रावल का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। देखते हैं रावल का नियम लिखा है कि नहीं, ठीक है, तो ये 2 आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। विद्युत अपघटन क्या है, तो विद्युत अपघटन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन, विद्युत और अपघटन, है ना, यानी प्यारे बच्चों विद्युत की सहायता से, अपघटन का मतलब क्या, तोड़ना, विद्युत मतलब क्या, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अपघटन का मतलब क्या, उसको तोड़ देना, यानी विद्युत की सहायता से उसको तोड़ना। ठीक है, तो विद्युत अपघटन क्या होता है कि अगर हम किसी तरल में करंट को प्रवाहित करते हैं, वो मान लीजिए क्या है हमारा तरल है, ठीक है, इसमें आयन है, प्लस आयन है और माइनस आयन, दोनों आयन इसमें उपस्थित है। अब हम क्या करें कि बैटरी की सहायता से क्या करें कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो अगर इसमें NaCl घुला हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इसमें NaCl घुला हुआ है तो जब बैटरी की सहायता से तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, Na पे प्लस हो जाएगा और Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी जो सोडियम होगा प्यारे बच्चों ये कैथोड की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, माइनस चार्ज होता है कैथोड और प्लस चार्ज होता है एनोड, ये कैथोड की तरफ आकर्षित होगा, जबकि जो क्लोरीन है वो क्या होगा, एनोड की तरफ आकर्षित होगा। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य, यानी वैद्युत अपघटन, यानी विद्युत की सहायता से इसको तोड़ देना ही वैद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी अगर हम किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित करते हैं तो उस तरल पदार्थ के आयन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और
सोडियम क्या करता है बाबू, सोडियम यहाँ पे कैथोड के पास चला जाता है, जबकि जो क्लोरीन होता है एनोड के पास चला जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। तो लिखिएगा कि अगर किसी तरल पदार्थ में करंट प्रवाहित किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयन उस तत्व से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, या प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो क्या बाबू ये आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो लिखेगा कि किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक जिसमें 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। समझिए कितना जबरदस्त डेफिनेशन लेके आए हुए हैं। यानी याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि किसी मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो किसी तरल यदि किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक जिसमें क्या 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक अगर हम लोग प्रवाहित करेंगे तो प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। यानी M इक्वल टू क्या होगा बाबू, Z है तो Z, और 1 सेकंड की धारा मतलब 1 एम्पीयर की धारा क्या 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाएगा, यानी M इक्वल टू क्या होगा, Z बराबर हो जाएगा। और इसी को तो कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए कि लवण सेतु क्या है, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लवण सेतु क्या होता है। तो एक उल्टा यू प्रकार की एक ऐसी नली होती है जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरे जाते हैं, और ये क्या करता है प्यारे बच्चों, लवण सेतु में एक मुख्य भूमिका निभाता है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे इसमें ये मुख्य भूमिका निभाता है और इसको उल्टा रखा जाता है। यानी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा गया लवण सेतु क्या है, तो यह एक यू प्रकार की एक कांच की एक नली होती है जिसमें कोई वैद्युत अपघट्य भरा जाता है, जैसे KCl, KNO3, NH4Cl है ना, वैद्युत अपघट्य भरे जाते हैं। लवण सेतु जो डेनियल सेल होता है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह यू आकृति का होता है परंतु इसको उल्टा रखा जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यही हमारा क्या है, तो यही हमारा क्या है, लवण सेतु है ना। इसके भीतर क्या किया जाता है, तो वैद्युत अपघट्य भरे जाते हैं और ये डेनियल सेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी आपको क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़िए कि अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को किसने दर्शाया। अभिक्रिया के वेग पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बाबू अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को किसने दर्शाया, तो बाबू आपको ध्यान में रखना है किसने दर्शाया, तो अर्हेनियस साहब ने दर्शाया है। ये आपको याद रखना है। अर्हेनियस ने क्या बताया कि ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और ताप घटाने पे अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव पड़ता है, तो लिखिएगा कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप जितना ही अधिक रहता है अभिक्रिया के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। मोटे तौर पर अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे ना, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये किसने कहा था, अर्हेनियस ने कहा था। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, कोटि क्या होता है प्यारे बच्चों, तो दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हुए, है ना। दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो लिखेगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे रेट दिया है, दर दिया है, Ka की सांद्रता क्या m और B की सांद्रता n, तो इसका घात क्या है m है और इसका घात क्या है n है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि शून्य क्रम की प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के से आप क्या समझते हैं, तो शून्य कोटि अभिक्रिया आप लोग लिखेगा कि यदि किसी अभिकारक का दर या वेग क्या हो, समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता का क्या, बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जीरो, मतलब क्या अभिकारक की सांद्रता की जीरो यहाँ पे याद रखना है। ऐसे लिखेगा कि यदि अभिकारक का दर या वेग समानुपाती हो क्या, अभिकारक की सांद्रता के जीरो के घात के, अभिकारक की सांद्रता की जीरो घात के बराबर हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा फिर से समझिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, तो यदि किसी अभिकारक का दर या वेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता, इसको बोलते हैं सांद्रता, इसको बोलते हैं सांद्रता, ये जो क्वेश्चन है इसको सांद्रता बोलते हैं। तो यदि किसी अभिकारक का दर या वेग प्यारे बच्चों क्या हो, समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के जीरो घात के, तो हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। और आर है तो आर समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एक के कांस्टेंट लगा देंगे, के ए की सांद्रता क्या हो जाएगी, जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की सांद्रता क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी का पावर जीरो होता है तो क्या होता है, एक, यानी के गुणे एक हो जाएगा और एक हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू क्या होगा, के होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि दर और दर स्थिरांक की इकाई किसमें बराबर होती है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में ही
दर और दर स्थिरांक की इकाई बराबर होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया याद करने का ट्रिक समझिए कि यदि किसी अभिकारक का दर या आवेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता के 0 घात, ये क्या है अभिकारक, ये सांद्रता, इसका 0 घात, ठीक है। तो यदि किसी अभिकारक का दर या आवेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के, इसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा, दर स्थिरांक क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, जो कि हमने अभी आपको निकाल के दिखाया। जैसे NH3 के यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लेटिंग की सतह पे विघटन, HI सोने की सतह पे विघटन, ये क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे की अधिशोषण और यहाँ पे अवशोषण में अंतर क्या है। अधिशोषण क्या होता है, एडजॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन में अंतर बताना है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, जो ऐड हो जाए, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, जो एब्जॉर्ब कर जाए अपने अंदर, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, कि यह लिखिएगा आप लोग कि अधिशोषण एक ऐसी मतलब प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव और गैस के कण ठोस सतह पे क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, कमजोर वान डर वाल बल से, चाहे रासायनिक बंधन बल से भी चिपक सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण की घटना कहते हैं। जबकि अवशोषण अगर आपसे पूछेगा तो अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव या गैस के अणु ठोस के अंदर तक चले जाते हैं। जैसे रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला में क्या होता है, रस अंदर चला जाता है। स्पंज हो गया, स्पंज में क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा, है ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाते हैं, अवशोषण की घटना कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, सब चीज ठीक है, थोड़ा और तेजी में करेंगे क्योंकि टाइम कम है ना। चलिए, अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर, तो लिखिएगा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो सिंपल सा लिखिएगा कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पे बढ़ता है, आपको पता है ना, अर्हेनियस साहब ने बताया। और वेग स्थिरांक क्या होता है, ताप बढ़ाने पर यह भी क्या होता है, बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर और सेकेंड होता है, जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पे क्या करता है, निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के मतलब क्या, प्रगति के प्रारंभ में क्या होता है, घटता है, जबकि वेग स्थिरांक का मान स्थिर रहता है। और ये प्रगति के यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभ, यहाँ पे इस पे ये निर्भर करता ही नहीं है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि अभिक्रिया का वेग हो चाहे वेग स्थिरांक हो, इसमें आपको अंतर लिखना है, ठीक है। अभी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें चलिएगा, मजा आएगा। भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखे, तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, वैसे अधिशोषण, है ना, वैसा मतलब अधिशोषण जिसमें क्या होता है, द्रव और गैस के कण क्या होते हैं, ठोस के मतलब क्या होते हैं, ठोस के सतह पे चिपक जाते हैं, वो भी कैसे, तो कमजोर वान डर वाल बल से, तो उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि अगर किसी ठोस पे द्रव और गैस के कण रासायनिक बंधन बल द्वारा चिपके रहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक यहाँ पे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो रासायनिक यहाँ पे क्या, अधिशोषण की घटना कहते हैं। बहु भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, कमजोर वान डर वाल बल होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, मजबूत रासायनिक बंधन बल होगा। ये उत्क्रमणीय होता है, जबकि ये अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कई लेयर के हो सकते हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहे कि इसमें दुर्बल, यानी याद रखें कमजोर वान डर वाल बल होता है, और इसमें मजबूत क्या होता है, रासायनिक बंधन बल होता है रासायनिक अधिशोषण में। यह पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पे बढ़ता है, यह भी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पे ही बढ़ता है। ताप में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में कमी हो जाती है, जबकि ताप वृद्धि करने पे पहले वृद्धि होता है, बाद में क्या होती है, कमी होती है रासायनिक अधिशोषण में। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है बाबू, कि उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है, आपको ध्यान में रखना है, कि जिसको पुनः प्रतिस्थापित किया जाए। जैसे पानी को हम लोग बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ को पानी बना सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं ना हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमबत्ती जला के फिर मोमबत्ती उसका इकट्ठा करके मोमबत्ती हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय हो गया। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, कि जो एक ही बार हो, जैसे सजीव में वृद्धि, कि आप बड़े हो गए तो फिर छोटे नहीं हो सकते, दूध से दही बन गया तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कुलाइड में अंतर लिखे, कि द्रव स्नेही कुलाइड क्या होता है और द्रव विरोधी कुलाइड क्या होता है। तो लिखिएगा कि द्रव स्नेही कुलाइड अस्थाई होता है, जबकि द्रव विरोधी कुलाइड क्या होता है, अस्थाई होता है। द्रव स्नेही कुलाइड अस्थाई, जबकि द्रव विरोधी कुलाइड क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक है। जो द्रव के साथ स्नेह करके कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देता है, द्रव स्नेही, जो द्रव के साथ स्नेह करके जल्दी क्या करता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कुलाइड कहते हैं। चलिए, द्रव स्नेही कुलाइड क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि द्रव विरोधी क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय हमने आपको भी बताया क्या होता है, ठीक
ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइड जल में शीघ्र ही यहाँ पे क्या हो जाता है, अवक्षेपित नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो क्या होता है, शीघ्रता से ये अवक्षेपित हो जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम या शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में कणों पर एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाए अगला कि पायस किसे कहते हैं, तो पायस किसे कहते हैं, तो किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण पायस कहलाता है। या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रक्षेपित प्रवस्था भी द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को हम लोग पायस कहते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है, तो इस प्रकार के बने कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। इसे इमल्सन भी कहते हैं। साधारण भाषा में कहे तो द्रव और द्रव को परिक्षेपण को ही हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। देखिए कितना इजी डेफिनेशन के साथ आपके लिए लाए हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए, ये 100% है, 99.9% है, फैराडे का प्रथम नियम आएगा आएगा आएगा। समझिए फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, कि आपने क्या पढ़ा, वैद्युत अपघटन, यानी वैद्युत की मतलब सहायता से तोड़ना, चाहे वैद्युत अपघट्य आपने पढ़ा, वैद्युत अपघट्य पढ़ा, ठीक है। वैद्युत अपघट्य आपने क्या पढ़ा, तो वैद्युत अपघट्य में क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, सिंपल सा आप लोग समझिएगा कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। कि प्यारे बच्चों मान लीजिए क्या है, कोई यहाँ पे तरल पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें क्या है, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, जल है ना, जल है, और यहाँ पे क्या है, जल के साथ इसमें क्या घुला हुआ है, NaCl घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है, NaCl घुला हुआ है, ठीक है, NaCl। तो प्यारे बच्चों जब ये टूटता है तो क्या होता है कि यहाँ पे Na पे प्लस हो जाता है ना। NaCl जब जल में घोला जाता है तो क्या होता है, Na पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाता है, Cl पे माइनस। तो प्लस वाला माइनस के पास जाता है, यानी सोडियम जो होता है ना बाबू, कैथोड पे जमा हो जाता है। सोडियम किस पे जमा हो जाता है, कैथोड पे। क्लोरीन गैस किस पे जाता है, जो प्लस चार्ज होता है एनोड पे, इस पे जाके ये जमा हो जाता है, ठीक है। ये वैद्युत अपघट्य कहलाता है, ठीक है। लेकिन बाबू अब किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पता था कि कितना के अमाउंट में इस कैथोड पे क्या सोडियम जमा हो रहा है और कितना के अमाउंट में इस एनोड पे क्लोरीन जमा हो रहा है, किसी को पता नहीं था। तो एक फैराडे नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने प्यारे बच्चों अपना नियम दिया। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। तो लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यह वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या किया हमने, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। वैद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, कि ये इलेक्ट्रोड है, इस पे मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है उसमें उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। नहीं समझे, अभी समझा देंगे, अभी याद करा देंगे आपको। कुछ भी नहीं पढ़े साल भर, लेकिन अभी आपको डेफिनेशन याद करा देंगे। कैसे लिखिएगा कि जब किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं। समझ गए, यानी W समानुपाती क्या हो गया, Q हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर से समझाते हैं कि अगर किसी तरल पदार्थ में क्या होते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके आयन क्या होते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखना है कि जब किसी, यहाँ पे याद रखना है कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त होने वाले बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, कि इस कैथोड पे कितना मुक्त हो रहा है सोडियम, इस एनोड पे कितना मुक्त हो रहा है क्लोरीन, है ना। मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा इसमें उपस्थित आवेश, इसमें उपस्थित आवेश कि क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है बाबू W, ये समानुपाती होगा Q के। यानी W है तो W इक्वल टू, मतलब क्या, यहाँ पे समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, और यहाँ पे एक Z क्या करते हैं हम लोग बाबू, कांस्टेंट लगाते हैं, और Z हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आवेश इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T होता है। तो W इक्वल टू Z है तो Z, और यहाँ पे Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे I इंटू T लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZIT। और यही जो होता है प्यारे बच्चों हमारा फैराडे का प्रथम नियम होता है। क्लियर, स्पष्ट हो गया। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए कि जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा
उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसमें आवेश के समानुपाती होता है, लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला कि भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखे। तो भौतिक अधिशोषण ये तो हो गया ना, क्वेश्चन दोबारा हो गया है। चलिए ये देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा घूमते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है, व्याख्या करें। जो अमोनिया का क्वथनांक होता है फास्फीन से ज्यादा क्यों होता है? क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? तो अमोनिया में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि pH3 जो होगा फास्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसी के कारण से होता है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है क्वथनांक उसका उच्च होता है। चलिए अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से ज्यादा होता है क्यों, तो अमोनिया में लिखिएगा कि अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू यही कारण है कि अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। यानी प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? तो बाबू हमने आपको क्या बताया कि जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से अभिक्रिया करके बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और किससे बनाता है? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि यहाँ पे याद रखना है क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है कि FON याद रखिएगा। देखिए कैसे, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। जैसे अगर हम बात करें बाबू कि NH3 में बोलिएगा सर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, तो NH3 के अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो अणु ले लेते हैं। यहाँ पे NH3 का ये संरचना है। फिर हमने क्या किया प्यारा बच्चों, तो NH3 का एक और अणु ले लिया, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा। आप चाहे तो बहुत सारा अणु ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो अणु लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हाइड्रोजन क्या करेगा, ये N के साथ, N क्या होता है? तो बाबू याद रखने सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक क्या होता है? फोन याद रखिएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि आवर्त सारणी के सबसे टॉप पे यही रहते हैं। वर्ग 15 मतलब याद रखना है कि P ब्लॉक के तत्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारा बच्चों कि जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्वों से अभिक्रिया करके बॉन्ड बना ले, तो इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जबकि प्यारा बच्चों pH3 में क्या कर रहा है? बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यही कारण है कि प्यारा बच्चों NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। आगे बढ़िए कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं? तो बाबू लिखिएगा कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील इसलिए होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के बीच क्या होता है? त्रिक बंध होते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो बाबू अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा 1s2 2s2 है ना, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ 6 कैसे होगा जी? 2p 3 हो जाएगा। ठीक है, तभी ना होगा प्यारे बच्चों 7। तो इसके बाह्यतम कक्षा में आपने देखा कि बाबू इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो आप क्या कहेंगे, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 है। इसके 2 अणु लेना है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हमारा हो गया N। ठीक है, और ये हमारा हो गया N। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? तो 5 गो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए अष्टक नियम को प्राप्त करना पड़ता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो बाबू नाइट्रोजन में कितना है अंतिम में? तो 5 गो इलेक्ट्रॉन है। तो 5 गो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भरते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे मान लेते हैं 4 5। अब ये भी नाइट्रोजन है, तो इसमें भी क्या होगा? तो 3, यहाँ पे याद रखना है 4 5 गो, यहाँ पे क्या बाह्यतम कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, ध्यान में रखना है कि ये सब इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। क्या करेगा कि ये बॉन्ड बना लेगा आपस में। ठीक है, ये बोलेगा नाइट्रोजन के, अगर तुमको, ये नाइट्रोजन बोलेगा कि इसको अगर काम होगा तो मेरे पास 5 गो है, ये तुम मेरा 3 गो ले लेना, मिलके कितना हो जाएगा? तो 8 गो हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? अष्टक नियम प्राप्त हो जाएगा। ये बोलेगा क्या कि तुम्हारा अष्टक नियम क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, रुकिए थोड़ा सा, चलिए, ये बोलेगा कि तुम मेरा बॉन्ड ले लेना, तो बॉन्ड ले लोगे तो क्या होगा? तुम्हारा अष्टक नियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा क्या होगा? अष्टक नियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर बोला जाए प्यारे बच्चों कि इस नाइट्रोजन को काम पड़ेगा, तो 5 गो तो ऑलरेडी है, लेकिन इसका 3 गो ले लेगा तो क्या होगा? 8 गो हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि अगर तुमको काम होगा तो मेरे पास भी 3 गो है, इसको तुम क्या कर लेना? ले लेना, तो तुम्हारा भी क्या होगा? काम हो जाएगा। यानी क्या होगा? इन लोगों में त्रिक बंध होता है। तो नाइट्रोजन के बीच क्या होता है? त्रिक बंध होता है। तो लिखिएगा
साफ साफ जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिखिएगा कि दो नाइट्रोजन परमाणुओं में त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमने त्रिक बंध बता दिए कैसे बनता है, ये भी बता दिया कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, त्रिक बंध से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन परमाणु का आकार बहुत छोटा होने के कारण, है ना, त्रिक बंध की लंबाई भी बहुत छोटी होती है, जिसके कारण बंधन में वियोजन ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन के अणु क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कम क्रियाशील होते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, 100% है, आपको नंबर मिलेगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्यों? तो अमोनिया के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है जो लोन पेयर में रखता है और वो दूसरों को डोनेट कर देता है। अमोनिया के पास क्या होता है, NH3। NH3 का मतलब क्या हो गया, अमोनिया। अब NH3 बनाना है तो क्या करेंगे, NH3 N और यहाँ पे क्या करेंगे 3 गो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या करेंगे एगो लोन पेयर देंगे। अमोनिया के पास क्या होता है, एगो लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी जो होती है जो क्या करता है, दान दे देता है, डोनेट कर देता है। तो अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्यों है, तो अमोनिया NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है जो क्या करता है, दान के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए अमोनिया जो होगा क्या होगा, अच्छा लिगेंड कहलाएगा। अब कोई भी दान देगा तो उसे लोग अच्छा ही ना कहेगा, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। H2O तरल है जबकि H2S गैस है, इसका कारण क्या है, तो फिर वही बात है कि H2O तरल है और H2S गैस है, इसका कारण क्या है, तो बाबू H2O तरल इसीलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि H2S गैस अवस्था में होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो लिखिएगा कि H2S अणु के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसके कारण कमरे के ताप पे ये गैसीय अवस्था में होता है, जबकि H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तभी ये क्या होता है प्यार बच्चों, इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए H2O जो होता है कमरे के टेम्परेचर पे द्रवित अवस्था में होता है। जैसे H2O की बात करें तो यहाँ पे याद रखना है H और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लीजिए, है ना। अब फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे कर लीजिए H और यहाँ पे क्या करिए H2O, है ना, यानी O के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है H2O। यहाँ पे H2O का हम लोग ले लिया और यहाँ पे भी हमने क्या किया, H2O का एक और अणु ले लिया। अब प्यारे बच्चों हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ आपको बताया था, आपको पता है कि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या बताया था, हमने बताया था कि जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा, हमने क्या बताया कि जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बनाता है तो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या बना दिया, तो आप बोलेंगे कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो बाबू H2O में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए कमरे के टेम्परेचर पे ये द्रवित अवस्था में होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य, काफी बार पूछा गया है। तो हैलोजन परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग 17। वर्ग 17 को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार। इसे एक से सूचित किया जाता है जिसमें फ्लोरीन आ गया, है ना, क्लोरीन आ गया, है ना, ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, आयोडीन आ गया। तो लिख दीजिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्व एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन्हीं सभी तत्वों को सम्मिलित करके यहाँ पे हाइड्रोजन परिवार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि ओजोन के विरंजक गुणों को लिखे। तो ओजोन एक शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे O3 होता है। तो जब ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है तो प्यारे बच्चों जब इसके, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या करता है कि जब इसको तोड़ा जाता है ना तो ये ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन बनाने के साथ साथ ये क्या करेगा कि नवजात ऑक्सीजन को भी पैदा करेगा, यानी नवजात ऑक्सीजन ये पैदा करने की शक्ति रखता है। ठीक है, ओजोन को जैसे तोड़ेंगे तो O2 और प्लस O, यानी ये नवजात ऑक्सीजन पैदा करने की भी क्षमता रखता है। तो लिखिएगा कि ओजोन शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। इन यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो नवजात ऑक्सीजन है इसके उत्पादन करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगले की अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो अम्लीय वर्षा हमने आपको बाबू पढ़ाया हुआ है, बायो में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है कि अम्लीय वर्षा क्या है। ठीक है, चलिए टाइम तो हो रहा है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए यहाँ देखिए अम्लीय वर्षा हो रहा है। अम्लीय वर्षा क्या होता है कि जब प्यारे बच्चों कल कारखाने, चिमनी, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले जितने भी SO2 NO2 गैस है वो ये वायु से ऑक्सीकृत करके क्या कर देती है, SO2 वायु से ऑक्सीकृत करके H2SO4 गैस बना देती है और NO2 जो गैस होती है प्यारे बच्चों यहाँ पे वायु से ऑक्सीकृत करके यहाँ पे क्या बनाती है, HNO3 में परिवर्तित हो जाती है। ये वर्षा के जल के साथ साथ क्या होते हैं, धरती पे आते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या होता है कि जब कल कारखाने, स्वचालित वाहनों, है ना, गाड़ी से, चिमनी से निकलने वाले धुएं, है ना, हानिकारक धुएं क्या करते हैं कि वायुमंडल को क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। और क्या कर देते हैं कि ये क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पे जो SO2 गैस है और NO2 गैस है प्यारे बच्चों क्या होता है, वायु में जल की उपस्थिति में क्या कर देता है, SO2 H2SO4 बना देता है और यहाँ पे याद रखना कि NO2 ऑक्सीकृत करके क्या HNO3 बना देता है और यही क्या होते हैं, धरती पे जल की मतलब रूप में क्या करते हैं, गिलते हैं, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 2014 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोग बना के लिखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है,
H3PO3 है। इसमें पूछा गया है फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक एक में क्या गुणा करा है 3 प्लस, और फास्फोरस को x मानेंगे, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2, और इसमें गुणा क्या कर रहा है 3 बराबर को उधर क्या हो जाएगा 0, यानी 3 + x माइनस यहाँ पे 6 है ना, -6 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा +6, ये प्लस जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी x इक्वल टू क्या होगा +3, इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाएगा। तो आप लोग ऐसा लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि क्या होता है जब PCl5 को हम लोग गर्म करते हैं, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। तो बाबू सिंपल सा ध्यान में रखना है कि जब PCl5 को गर्म करेंगे ना, यहाँ पे याद रखना है कि PCl5 है ना, यहाँ पे PCl5 को जब गर्म किया जाता है, PCl5 है ना, PCl5 को जब भी हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है PCl3 है ना, PCl3 और प्लस यहाँ पे Cl2 में क्या होता है टूट जाता है। बस इतना ही लिखना है कि अगर हम PCl5 को गर्म करते हैं तो क्या होता है PCl3 और यहाँ पे क्या Cl2 में टूट जाता है। तो लिखिएगा साफ साफ कि क्या होता है जब हम PCl5 को गर्म करते हैं। तो PCl5 के 3 यहाँ पे निरक्षीय तथा 2 अक्षीय, 3 निरक्षीय तथा 2 अक्षीय बंध होते हैं। चूंकि अक्षीय बंध निरक्षीय बंध से क्या होते हैं दुर्बल यानी कमजोर होते हैं, इसीलिए जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो कम अस्थायी अक्षीय बंध टूटकर PCl यहाँ पे याद रखना कि 3 बनाता है। तो कम अक्षाई टूट के क्या बना दिए PCl3, उसके बाद से क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये आप लोग सिंपल सा लिखिएगा, ये एक रिएक्शन लिख दीजिएगा, नंबर आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन केवल NaCl3 बनाता है, जबकि प्यारे बच्चों PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। कौन, यहाँ पे याद रखना है कि नाइट्रोजन केवल NaCl3 बनाता है, लेकिन फास्फोरस जो है प्यारे बच्चों ये PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों NaCl में जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये d ऑर्बिटल में नहीं जाता है। ये जो n होता है ना, n का कितना होता है 7 होता है। तो अगर आप लोग 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p यहाँ पे 3 तक ही जाएगा। ये d ऑर्बिटल इसका नहीं होता है। इसी कारण से प्यारे बच्चों क्या होता है, लिखिएगा कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल क्या होता है अनुपस्थित होता है। जबकि फास्फोरस की बात करें, किसका बाबू, फास्फोरस, ठीक है, बहुत बढ़िया, फास्फोरस, बहुत बढ़िया 15 ना, हाँ हाँ ठीक है बताते हैं बाबू। यहाँ पे याद रखना है कि फास्फोरस का कितना होता है 15, आप लिखिएगा 1s2 है ना, 2s2 है ना, 2p6 और 3s2, यहाँ पे याद रखना है कि 3s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 10 10 और 10, यहाँ पे देखिए 3s2 और 3p यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 15 हो जाएगा। और इसमें होता है 3d0 होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है 3d और 0 हो जाता है। इसमें d ऑर्बिटल पाया जाता है। तो लिखिएगा कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, जबकि फास्फोरस में d ऑर्बिटल की उपस्थिति रहती है, जिसके कारण फास्फोरस 3 तथा 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है। अर्थात नाइट्रोजन सिर्फ NaCl3 का निर्माण करेगा, जबकि फास्फोरस क्या करेगा PCl3 भी बनाएगा और PCl5 दोनों बनाएगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि N में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल अनुपस्थित, जबकि फास्फोरस में d ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है, यही कारण है। आगे बढ़ जाइए कि यहाँ पे H3PO3 क्यों एक अपचयी यहाँ पे अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है। इसका कारण बताएं कि H3PO3 क्यों एक अपचायक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। तो H3PO3 में P का ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है। बाबू H3PO3 का निकालें, H3PO3 का अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालें, हाइड्रोजन का 1 इसमें 3 गुणा कर रहा है, P को मानेंगे x प्लस ऑक्सीजन का -2 और इसमें गुणा क्या कर रहा है बाबू, तो यहाँ पे याद रखना है 3 गुणा कर रहा है, यानी बराबर को उधर क्या हो जाएगा 0, यानी 3 + x - 6 बराबर को उधर 0, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 3। यानी जो H3PO3 है ना, P का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा 3, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ सकती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है, अर्थात अवकरण अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। जबकि H3PO4 में P का ऑक्सीकरण संख्या 5 होता है। तो अगर हम H3PO4 का निकालें तो हाइड्रोजन का 1 इसमें 3 से गुणा करिए, फिर प्लस मानिए यहाँ पे x मानिए फास्फोरस को, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है और इसमें 4 गुणा कर रहा है, बराबर को उधर 0, यानी 3 + x - यहाँ पे 8 बराबर को उधर 0, यानी x इक्वल टू क्या +8 - 3, यानी x इक्वल टू क्या यहाँ पे +5 बचा है ना, +5। यानी क्या हुआ, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये 5 है, ये क्या है 5 है, 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लिखिएगा जबकि कि H3PO4 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है 5 होता है, जो कि बढ़ नहीं सकता है, अतः H3PO4 अवकारक अभिकर्मक की तरह के रूप में क्या करेगा कार्य करेगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ जाइए, अगला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य क्यों करता है। O3 जो ओजोन होता है प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। जो हम 2 गुण बताए थे उसमें आपने पहला गुण ये था कि O3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य क्यों करता है। तो लिखिएगा कि O3 शीघ्र से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पादन कर देता है। यानी जो ओजोन होता है प्यारे बच्चों, ये अपघटित होकर क्या ऑक्सीजन के साथ साथ क्या एक नवजात ऑक्सीजन भी क्या करता है, पैदा करता है। ठीक है, सिंपल सा लिखिएगा, विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, इसीलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। और ये क्या करता है कि जो विभिन्न पदार्थों को क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा, इसी कारण से ये क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला कि HF, HCl, HBr, HI में सबसे प्रबल अकारक कौन सा है। तो बाबू हमने आपको पी ब्लॉक पढ़ाया है ना कि ऊपर से नीचे आने पे अकारक क्षमता क्रम बढ़ता है। जैसे प्यारे बच्चों ये सारा का सारा क्या है, हैलोजन का है। यानी सबसे पहले क्या आता है, फ्लोरीन आता है, उसके बाद से क्या आता है, क्लोरीन आता है, उसके बाद से ब्रोमीन आता है, उसके बाद से क्या आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, तो बाबू प्रबल अकारक का क्रम क्या होता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आइएगा तो बढ़ेगा। यानी सबसे छोटा कौन होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे छोटा होगा हमारा कौन सा, तो याद रखना है कि सबसे जो छोटा होगा हमारा HF होगा। अब HF से बड़ा कौन होगा, HCl होगा। HCl से बड़ा क्या होगा, HBr होगा, है ना। और सबसे बड़ा होगा कौन होगा, HI होगा। सबसे बड़ा जो होगा प्यारे बच्चों कौन होगा, HI होगा। तो सबसे प्रबल अकारक कौन सा हो जाएगा, तो HF, HCl, HBr और HI में सबसे प्रबल क्या है, HI सबसे इसमें क्या है, प्रबल अकारक है, क्योंकि अकारक क्षमता क्रम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि SiF यहाँ पे 6 ज्ञात है परंतु CiCl 6 ज्ञात नहीं है, इसका कारण बताएं। तो क्लोरीन परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए 6 क्लोरीन परमाणु Si के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, जबकि फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण जुड़ सकता है। इसीलिए S2 यहाँ पे Si यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे ज्ञात है परंतु CiCl 6 ज्ञात नहीं है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों SI यहाँ पे देखिए SiF 6 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि फ्लोरीन का आकार है ना। इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि इसमें SI के साथ नहीं जुड़ सकता है। क्लोरीन परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए 6 क्लोरीन परमाणु SI के साथ नहीं जुड़ सकता है, जबकि फ्लोरीन यानी इसमें जो होगा प्यारे बच्चों परमाणु में आकार छोटा होने के कारण क्या होगा प्यारे बच्चों, इस फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण इसमें जुड़ सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों याद रखने के SI यहाँ पे F62 यहाँ पे ज्ञात है, जबकि CiCl 6 ज्ञात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला कि HF या HCl में प्रबल अम्ल कौन सा है और क्यों है, इसका आंसर बताना। बाबू अम्लीय प्रबलता हमने क्या पढ़ाया प्यारे बच्चों, ये भी हाइड्रोजन का है। जैसे सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, है ना, उसके बाद से क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन होता है, उसके बाद से क्या होता है ब्रोमीन होता है, उसके बाद से क्या होता है आयोडीन होता है। तो बाबू प्रबल अम्लीय का क्रम है ना, अम्लीय प्रबलता का क्रम हमने क्या बताया था बाबू, आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आने पे अम्लीय प्रबलता क्रम भी बढ़ता है। यानी जो सबसे ऊपर होगा सबसे क्या होगा बाबू, कमजोर होगा, यानी HF कमजोर होगा। अब HF से बड़ा कौन होगा, HCl होगा। अब HCl से बड़ा क्या होगा, HBr होगा। ठीक है, अब HBr से बड़ा क्या होगा, HI होगा। यानी सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि सबसे, अगर इस क्वेश्चन को हटा दे तो सबसे प्रबल हमारा HI। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है क्या, HF और HCl में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो बाबू HF और HCl में सबसे प्रबल अम्ल की बात करें तो सबसे प्रबल अम्ल कौन हो रहा है, HCl हो रहा है ना। HF से बड़ा है ना, HF से बड़ा इसका प्रबलता का क्रम है, तो HCl हमारा प्रबल होगा। तो लिखिएगा HF की अपेक्षा HCl के वियोजन यहाँ पे एंथैल्पी बहुत कम होता है तथा Cl का आकार F से बड़ा होकर इस प्रकार आकार बड़ा होने के कारण जो HCl होगा प्रबल अम्ल होगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला है कि यहाँ पे ClBrI या हैलोजन आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व है। बाबू आपको पता है ना कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है, तो वर्ग 17 जिसे हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं, इसी का ये सदस्य होते हैं, जो कि 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए बताइए क्यों HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, यानी जो फ्लोरीन है यहाँ पे HI की तुलना में क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो जैसे हमने आपको क्या बताया, अम्लीय प्रबलता का क्रम, सबसे कमजोर कौन, फ्लोरीन, है ना, उसके बाद से क्लोरीन, यहाँ पे आ जाइए ब्रोमीन, और उसके बाद से क्या होता है आयोडीन होता है। हमने अम्लीय प्रबलता का क्रम क्या बताया कि आवर्त सारणी में, ऐसे आप लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेगा कि आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व में
जितने भी तत्व है जिसमें आवर्त सारणी में प्यारे बच्चों लिखिएगा कि ऊपर से नीचे आने पे, है ना, लिखिएगा कि ऊपर से नीचे आने पे, लिखिएगा कि हाइड्रोजन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, अम्लीय प्रबलता का क्रम बढ़ता है ना। तो लिखिएगा साफ साफ कि HI की तुलना में, मतलब याद रखने की HF की तुलना में जो HI होगा सबसे प्रबल होगा, यानी HI क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब इससे छोटा कौन होगा, HBr होगा। अब इससे भी छोटा कौन होगा, HCl होगा, है ना। उससे छोटा कौन होगा, तो सबसे जो छोटा होगा हमारा क्या होगा, HF होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो लिखिएगा कि क्लोरीन परमाणु की तुलना में फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होता है, इस कारण से HF आबंध की वियोजन ऊर्जा HCl आबंध की वियोजन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। अतः जल में HCl यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आबंध आसानी से टूट जाता है, या इसी कारण जलीय विलयन में HCl की यहाँ पे की तुलना में जो HF होता है वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो ये आप लिख दीजिएगा, देखिए कई बार आपके एग्जामों में आया हुआ है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है कि गोताखोर गहरे समुद्र में हीलियम व ऑक्सीजन के मिश्रण को का प्रयोग करते हैं क्यों। यानी जो गहरा समुद्र होता है उसमें प्यारे बच्चों जितने भी, है ना, जितने भी गोताखोर होते हैं वो हीलियम के साथ ऑक्सीजन में क्यों ले जाते हैं। तो हीलियम के साथ ऑक्सीजन इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि हीलियम सबसे क्या होता है, अज्वलनशील गैस होता है, हल्की गैस से होती है, हमारी बॉडी में नहीं घुलती है, ठीक है, इसी कारण से ले जाते हैं। तो लिखिएगा गहरे समुद्र में जो नाइट्रोजन होता है रक्त में क्या हो जाता है, घुल जाता है। नाइट्रोजन नहीं ले जाएंगे इसी कारण क्योंकि ये रक्त में घुल जाएगा और गोताखोर को ऊपर आने वाले भयंकर तत्व उत्पन्न कर देगा। हीलियम रक्त में घुलता नहीं है, इसी कारण से गोताखोर गहरे समुद्र में ऑक्सीजन के साथ क्या, हीलियम को ही ले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि यहाँ पे अक्रिय गैस एकल परमाणुक होती है कैसे। जैसे प्यारे बच्चों अक्रिय गैस को यहाँ पे याद रखने के वर्ग 18 में रखा गया है। जैसे प्यारे बच्चों हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब क्या होता है, ये सब होता है। जैसे नियोन का क्या होता है प्यारे बच्चों 10 होता है ना, तो हम निकालेंगे 1s2 2s2 है ना, और 2p यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। यानी ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरा ये अष्टक नियम अपना प्राप्त करके रखा है। जैसे अगर हमने माना यहाँ पे आर्गन, आर्गन भी क्या है, अक्रियाशील, मतलब क्या यहाँ पे क्या है कि अक्रिय गैस है, तो यहाँ पे आर्गन का कितना होता है 18। तो अगर आप निकालेंगे तो 1s2 2s2 है ना, 2p6 3s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p6 होगा। यानी ये भी क्या किया है, अपना पूरा अष्टक नियम को प्राप्त कर लिया है। तो बाबू जितने भी अक्रिय गैस होते हैं ना, हीलियम को छोड़ के सारे के सारे जो अपने अष्टक नियम होते हैं वो सबको प्राप्त करके रखते हैं, ठीक है। यानी लिखिएगा कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6, देखिए NH2 आ रहा है, NP6 आ रहा है, यानी पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, भरा हुआ है, जिसका एक अष्टक पूर्ण होता है और इसका यहाँ पे देखिए अस्थायी विन्यास होता है। इसलिए वे अपने अस्तित्व के लिए अपने आप की प्रक्रिया, मतलब क्या, क्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि ये एकल परमाणुक होती है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि क्या होगा जब PCl5 को गर्म करेंगे। तो ये तो हो गया ना क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए कि पूर्ण अभिक्रिया लिखे। पूर्ण अभिक्रिया लिखे तो पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड की, मतलब क्या, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराया जाता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये दो प्रक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ पे याद रखना K पे प्लस Br पे माइनस हमारा क्या होगा, KBr निकल जाएगा। KBr हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। KBr हमारा क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। KBr निकल जाएगा, उसके बाद से क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल को गर्म करेंगे ना तो ये इथाइन बन जाएगा, यानी CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे CH बन जाता है, इथीन बन जाता है। यानी प्यारे बच्चों ये हमारा अभिक्रिया पूर्ण हो गया है। दो मतलब पद में होता है, सिर्फ आपको भरना है तो आप इसको भर दीजिएगा, ठीक है ना। और H2O गैस भी इससे क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे H2O भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये दो पदों में क्या होता है, जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखे। 2023 का क्वेश्चन है। मीथेन से आपको क्लोरोफॉर्म, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। अब इससे आपको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, तो बाबू हम क्या करेंगे, याद रखना है कि मीथेन की अभिक्रिया, बाबू किसकी अभिक्रिया, CH4 की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। बाबू किसकी उपस्थिति में, आप क्या बोलेंगे, किसकी उपस्थिति में कराना है, तो बाबू यहाँ पे सूर्य के प्रत्यक्ष ऊर्जा के रूप में यानी HNu के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बाबू H पे प्लस, यहाँ पे CH4 है यानी H इसमें का H पे प्लस और यहाँ पे Cl पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी हमारा क्या होगा HCl बाहर निकल जाएगा और बाबू क्या बचेगा, तो यहाँ से एगो H निकला हुआ है तो ये हमारा बचेगा CH3 है ना, क्योंकि यहाँ से एगो H निकल चुका है और यहाँ से Cl निकल चुका है तो Cl यहाँ पे
Cl, CH3Cl बचेगा क्योंकि यहां से एगो L निकल चुका है, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यानी CH3Cl और यहाँ पे क्या हो गया प्यारा बच्चों, हमारा क्या निकला हुआ है, तो HCl हमारा बाहर निकल गया, HCl हमारा बाहर निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि फिर हम CH3Cl है, ठीक है, CH3 यहाँ पे याद रखना है कि CH3 यहाँ पे Cl है। अब इसकी अभिक्रिया फिर हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे। फिर कैसे कराएंगे, तो प्यारे बच्चों HNO के साथ कराएंगे, HNO के साथ। तो HNO के साथ जब प्रक्रिया कराएंगे फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एगो और यहाँ से क्लोरीन एगो, हमारा क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा। जब HCl बाहर निकल जाएगा तो CH3 है ना, तो एगो हाइड्रोजन निकला तो CH2 बचा, तो लिख देंगे CH2 और यहाँ पे क्या बचा, एगो क्लोरीन निकल गया तो यहाँ पे Cl2 बचा, तो Cl2 हम लोग लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि फिर एक बार और अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, अभी हम आपको बता देते हैं कि अब किसके साथ होगा। फिर CH2 यहाँ पे याद रखना है कि CH2 और यहाँ देखिए Cl2 की अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ हम लोग क्या करेंगे, बाबू सूर्य के प्रत्यक्ष रूप के साथ हम लोग कराएंगे, HNO के साथ कराएंगे। तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा प्यारा बच्चों, हाइड्रोजन निकलेगा, एगो हाइड्रोजन एगो क्लोरीन निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। तो HCl हमारा बाहर निकल गया। जब HCl निकल गया बाहर तो प्यारे बच्चों यहाँ पे CH बचा सिर्फ, क्योंकि एगो हाइड्रोजन निकल गया, तो हम लिख देंगे CH और यहाँ पे क्या, एगो यहाँ से 4 गो क्लोरीन है, एगो क्लोरीन निकला हुआ है तो Cl3, यानी CHCl यहाँ पे क्या 3 बना, यानी क्लोरोफॉर्म बना दिए हम। यहाँ पे याद रखिए हमने मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना था, तो हमने क्या किया कि बाबू इस मीथेन से हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 बना दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आप लोग सीख लीजिए। अब क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये आप लोगों ने समझा कि अगर हमने मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराया तो बाबू यहां से H+Cl-, बस आपको निकालते जाना है H+Cl-, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि क्या होगा, जहां पे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफॉर्म से इथाइन, क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है, CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इथाइन का मतलब क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH बनाना है। अब हमको ये बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म से हमको इथाइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, यानी याद रखना है कि CHCl3 की अभिक्रिया बाबू यहाँ पे याद रखना है कि 6Ag के साथ कराएंगे, 6Ag के साथ, किसके साथ कराएंगे बाबू, तो आप बोलिएगा कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ गुरुदेव कराइए आप, तो 6Ag के साथ कराइए, 6Ag के साथ कराइए, और फिर एक क्लोरोफॉर्म का अणु ले लीजिए, यानी क्लोरोफॉर्म के 2 अणु को। तो क्लोरोफॉर्म का एक अणु ये हो गया, जैसे हमारा CHCl3 हो गया, तो बाबू इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, Cl3 को पहले और CH को हम लोग बाद में लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो एक अणु को हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl3 और यहाँ पे क्या कर देंगे, Cl3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH लिख देंगे। तो बाबू हमारा ये भी क्लोरोफॉर्म ही हुआ और ये भी क्लोरोफॉर्म हुआ। क्लोरोफॉर्म के 2 अणु को अगर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6Ag के साथ, यहाँ पे जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आप सभी बच्चे सुनिएगा क्या होगा, जितने भी सारे बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ से क्या होगा 6Ag और Cl, यानी यहाँ पे याद रखने के 3 गो Cl और 3 गो Cl, 6 गो Cl और 6Ag, यानी हमारा बाहर क्या निकलेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या करिएगा कि जो बाहर निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, 6Ag यहाँ पे क्या हो जाएगा और Cl हमारा बाहर निकल जाएगा, क्या 6Ag Cl बाहर निकल जाएगा। देखिए जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणु को 6Ag के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 3 गो क्लोरोफॉर्म, 3 गो मतलब 3 गो Cl, 3 गो Cl, 6 गो Cl और 6 गो Ag, यानी 6 गो AgCl हमारा बाहर निकल गया। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचेगा CH3 है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या बचेगा, CH बनेगा, और यही हमको इथाइन बनाना था। तो क्या आपने बना दिया इथाइन, है ना, क्या आपने बना दिया इथाइन, एक बार बताइए, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा बचेगा और बन गया मेरा इथाइल, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्यारे बच्चों टॉलुइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के मतलब क्या Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 गो हाइड्रोजन है तो H पे प्लस और यहाँ पे Cl, 2 गो Cl है यानी Cl पे माइनस, यानी HCl सबसे पहले क्या होगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। जब HCl बाहर निकल जाएगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, एगो बेंजीन रिंग बचेगा, बेंजीन रिंग बता देंगे। CH3 में से एगो हाइड्रोजन गया है, क्या बचेगा, CH2 बचेगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ से 2 गो क्लोरीन में से एगो क्लोरीन निकला हुआ है तो एगो क्लोरीन बच जाएगा, तो ये लिख दीजिएगा CH2 और Cl बच गया। तो ये हमारा 100% राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको बनाना है और सिर्फ आपको
2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर ऐसे आप बनाएंगे, मिल जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक क्लोरीन, क्या हुआ, HCl हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, क्लियर, आवाज है ना, सही, बढ़िया, बिल्कुल। अब देखिए जब यहां से निकल गया तो यहाँ पे एक क्लोरीन बचा है ना, और यहाँ पे CH2 बचा तो CH2, और यहाँ पे एक क्लोरीन बचा तो वहां पे आप लोग ले जाके जोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, पूर्ण प्रतिक्रिया को लिखिए कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बाबू HCl के साथ कराया जाता है तो क्या होता है। अब ये क्या है, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। देखिए यहाँ पे हमको बनाने दीजिए बढ़िया से। ये क्या है, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। क्या है बाबू, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो, N2Cl है ना। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यहाँ पे क्या होता है, N2Cl से कराया जाता है, यानी मतलब N2Cl है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, तो यहाँ पे साफ आप लोग लिखिएगा किसके साथ कराया जा रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे CuCl और यहाँ पे HCl के साथ कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको हमने क्या बताया था कि सबसे बाहर निकलने वाला पद क्या होता है, सबसे लिविंग ग्रुप क्या होता है, N2 होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा, N2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो N2 हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि N2 हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो N2 बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या, Cl है ना। तो यहाँ पे बाबू क्या बचा हुआ है, Cl बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, HCl है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से H पे प्लस और Cl पे माइनस, हमारा क्या होगा, हमारा HCl भी बाहर निकल जाएगा। तो HCl भी बाहर निकल गया, यानी N2 भी बाहर निकल गया, और यहाँ से Cl, और यहाँ से क्या हो गया प्यारा बच्चों, HCl भी बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बेंजील क्लोराइड बचा, यानी क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बचा। क्या बचा बाबू, क्लोरोबेंजीन बचा। सिर्फ क्या बचा, तो आप बोलेंगे कि क्लोरोबेंजीन बचा, यहाँ पे सिर्फ Cl जुड़ा, और यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो Cl आप लोगों ने लगाया, एक बार बताइए, क्लोरोबेंजीन बचा। ठीक है, क्योंकि N2 सबसे पहले बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये भाग गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे HCl भी मान लीजिए कि निकल गया, तो सिर्फ Cl ही ना बचा, तो Cl वहां पे लगा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में क्लोरीन के साथ कराया जाता है। क्वेश्चन वही है लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा। क्या होता है जब, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब मीथेन की अभिक्रिया, तो हमने क्या करा, CH4 की अभिक्रिया किसके साथ बोला है, क्लोरीन के साथ बोला है। सूर्य के प्रकाश के अप्रत्यक्ष की उपस्थिति में तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, HNu के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, HNu के साथ कराएंगे। तो क्या होगा बाबू, वही अभिक्रिया है जो अभी जस्ट हमने आपको समझाया कि यहां से क्या होगा, H प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ पे क्या होगा, HCl हमारा बाहर निकलेगा। जब HCl बाहर निकलेगा तो CH3, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे CH3 Cl यहाँ पे बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, CH3 Cl की अभिक्रिया, CH3 है ना, CH3 Cl की अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ कराएंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो आप बोलेंगे HNu की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो HNu के साथ कराएंगे। तो अब यहाँ से प्लस निकलेगा तो यहाँ पे H प्लस निकलेगा, तो CH2 बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक क्लोरीन, यानी CH2, यहाँ पे क्या बचा, Cl2 बचा, और फिर हमारा यहाँ पे Cl HCl जो हमारा हुआ बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे याद रखना है कि CH2 है ना, CH2 और यहाँ पे क्या, Cl2 की अभिक्रिया किसके साथ, Cl2 के साथ कराया हमने, प्रकाश के अप्रत्यक्ष रूप में, यानी HNu के साथ जैसे ही हमने कराया प्यारे बच्चों हमारा क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, यानी HCl जो हमारा हुआ ये बाहर निकल गया। जब HCl बाहर निकल गया तो CH और Cl3 बचा, यानी क्लोरोफॉर्म बचा। CH3 यहाँ पे क्या, Cl बचा, यानी हमारा क्लोरोफॉर्म बचा। लेकिन जब तक हाइड्रोजन की अधिकता होगी तब तक ये अभिक्रिया होती रहेगी। फिर हमने क्या किया, CHCl3 की अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ, फिर प्रकाश के अप्रत्यक्ष रूप में हमने प्राप्त किया बाबू, कराया इसकी अभिक्रिया, है ना, HNu के साथ कराया। तो प्यारे बच्चों हमारा अब क्या बचा, यहां से अब हाइड्रोजन निकल गया, और प्यारे बच्चों तो C बचा, ओनली एक ही हाइड्रोजन है, निकल गया, तो क्या बचा C, और Cl कितना बचा 4, और यहां से क्या हुआ, HCl बाहर निकल गया। यानी हमने जब अभिक्रिया कराया तो अंतिम उत्पाद क्या बचा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा कि क्या होता है जब मीथेन सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा के हमेशा के लिए, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ जाए कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 में कराने पे क्या बनता है, समीकरण दे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे बेंजीन की अभिक्रिया, बाबू बेंजीन की अभिक्रिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ये हमारा बेंजीन हो गया, है ना। बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, CH2 है ना, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है,
यहाँ पे CH3 CH2 है ना, और यहाँ पे क्या हो गया Br हो गया। तो ये हमारा हो गया एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, तो निर्जल AlCl3। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा क्या, निर्जल है ना, यानी बिना जल का निर्जल है ना। निर्जल क्या है बाबू, यहाँ पे AlCl3 है, AlCl3 के साथ कराएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, बेंजीन है। सुनिएगा सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चों से यही निवेदन है कि आप लोग सुनिएगा जरूर, आप लोग सुनिएगा जरूर, ठीक है, सुनिएगा जरूर, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं रहता है, बेंजीन में क्या रहता है, H रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों H और Br क्या करेगा, सबसे पहले बाहर निकलने वाला पद क्या होगा, HBr होगा, क्योंकि H पे प्लस और Br पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। H पे प्लस Br पे माइनस, ये निकल गया, तो हमारा बचा क्या, यहाँ पे एगो बेंजीन रिंग बचा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बेंजीन रिंग बना देंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या बचा, CH3 और CH2 बचा, यानी यहाँ पे जोड़ देंगे क्या, CH3 और CH2, और इसी को क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं। और टालुइन हमारा क्या हुआ, बना, क्या बना, टालुइन बना। ठीक है, टालुइन बना। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है कि बेंजीन की अभिक्रिया अगर एथिल ब्रोमाइड से करेंगे, ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से करते हैं निर्जल AlCl3 में, तो यहाँ पे बेंजीन में क्या रहता है, हर जगह हाइड्रोजन होता है, तो कहीं से H पे प्लस और Br पे माइनस, कहीं पे क्या होगा, H पे प्लस और Br पे माइनस, क्या होगा यहाँ पे H पे प्लस, और यहाँ से देखिए Br पे जो क्या होता है माइनस, HBr बाहर निकल गया, तो बचा क्या, इसके साथ यही ना जुड़ेगा, तो यहाँ पे ये टालुइन बना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि वुड्स फिटिंग तथा फिटिंग अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो बाबू वुड यहाँ पे दो गो है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और अगर आपसे पूछेगा फिटिंग अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, बैटरी है ना, चले हाँ, तो आप लोग लिखिएगा कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, तो एल्किल हाइलाइड तथा एल्किल हाइरिल के मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पे एल्किल एरिल देता है। बाबू एल्किल हाइलाइड मतलब हो गया प्यारा बच्चों, और एरिल हाइलाइड, सबसे पहले हम लोग एरिल हाइलाइड लेते हैं, जिसे हम लोग हेलो एरिन्स कहते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि क्लोरो, यहाँ पे बेंजीन है, क्लोरो बेंजीन के एक अणु को किसके साथ, सोडियम के साथ है ना, और एक हेलो एल्केन के एक अणु लेना है, यानी CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पे यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के एक एक अणु को सोडियम के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, यानी ड्राई ईथर होता है। ठीक है, ड्राई ईथर है ना, ईथर, ड्राई ईथर के साथ जैसे ही आपकी इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बाहर निकलता है, तो ध्यान में रखना है, हमारा जो बाहर निकलता है, यहाँ पे क्या हो गया, Cl को है, दूगो है, तो यहाँ पे 2NaCl हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो सोडियम को यहाँ पे एक ही है, तो इसको 2 कर दीजिएगा, तो 2Na और 2Cl हमारा बाहर निकल गया। तो यहाँ से Cl, यहाँ से Cl जब बाहर निकल गया बच्चे, तो ये हमारा क्या बचा, बेंजीन बचा, यानी याद रखना है बेंजीन बचा, और बेंजीन के साथ यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन बाहर निकल गया है, सोडियम बाहर निकल गया है, तो CH3 जुड़ जाएगा, तो CH3 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसी को क्या कहते हैं बाबू, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पे एल्किल एरिन देता है, एल्किल एरिन देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब है ओनली फिटिंग अभिक्रिया, तो फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एल्किल हाइलाइड का, यहाँ पे देख रहे हैं एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ अगर हम इसकी क्या करते हैं कि शुष्क ईथर में उपस्थिति कराते हैं, तो हमारा डाइफिनाइल बनता है, जिसे हम लोग फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग हेलो एल्केन मतलब हेलो एरिन के 2 अणु को सोडियम के साथ, ठीक है, हेलो एल्किन के 2 अणु को, एक और हम हेलो एल्केन ले लेते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं, यानी हेलो एल्केन क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को सोडियम के साथ हम क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ड्राई ईथर, क्या लिखिएगा, ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Cl को है, दूगो Na को, तो यानी Na2Cl, तो यहाँ पे अस्थाई करने के लिए 2NaCl हमारा बाहर निकल गया, तो बचा क्या, हमारा डाइफिनाइल बचा, तो यानी हमारा क्या, दूगो सिर्फ बेंजीन रिंग बचा, और इसी को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारा निकला क्या था, 2NaCl, है ना, 2Na, और यहाँ पे याद रखने के Cl हमारा बाहर निकला था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लियर रखिएगा, ये सब एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाइए कि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए हेलो एलिन जल में घुलनशील है, जबकि बेंजीन जल में घुलनशील नहीं है। क्यों? तो लिखिएगा कि यहाँ पे हेलो एरिन यहाँ पे जल में अणु में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, और यहाँ पे याद रखना है कि हेलो एरिन जल में अणु में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते हैं, और नहीं जल में अणुओं के मध्य यहाँ पे उपस्थित हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने। अतः यहाँ पे हेलो एरिन जल में अघुलनशील है, जबकि अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन होने के कारण हेलो यहाँ पे याद रखना है कि बेंजीन है, ये विलायक में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया से सोडियम से होती है तो क्या होता है? साफ साफ लिखा गया है कि जब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यानी मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु को CH3Br है ना, मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु को सोडियम के साथ, फिर हम लोग क्या लेंगे? मेथिल ब्रोमाइड लेंगे, है ना। मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु को सोडियम के साथ क्या करेंगे बाबू? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा 2NaBr क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और प्यारे बच्चों जब यहां से देखिए यहाँ पे Br दूगो और यहाँ पे क्या कर दीजिए 2NaBr बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? CH3 बचेगा, यानी क्या बचेगा? CH2 और यहाँ पे C2H6 बचेगा। या आप इसको डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हैं CH3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा CH3 और यहाँ पे CH3 बचेगा, CH3 है ना। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C2H6 है ना। अब इसी को क्या कहते हैं? इसको तो वुड्स अभिक्रिया कहते हैं ना, कि एल्किल हाइलाइट के दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एल्केन बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू हम लोग वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, धातुओं के निष्कर्षण में झाग उत्प्लावन विधि का वर्णन करें, यानी धातुओं के निष्कर्षण में झाग उत्प्लावन विधि क्या होता है? तो लिखिएगा कि फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि क्या होता है कि इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में मतलब समाहरण में किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को क्या किया जाता है? क्या है? एक प्यारे बच्चों कंटेनर लिया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? जल डाला जाता है, जल के साथ चिड़ का तेल मिक्स किया जाता है, और जो अयस्क होते हैं उनको बारीक पीस के क्या किया जाता है कि इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही डालते हैं उसके बाद से क्या किया जाता है? ऊर्ध्वाधर पाइप लेके इसमें से वायु प्रवाहित किया जाता है, तो जितने भी शुद्ध अयस्क होते हैं गाज के साथ ऊपर आ जाते हैं, और जितने भी अशुद्धियां होती है वो क्या होती है? तल में बैठ जाती है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों धातुओं के निष्कर्षण में झाग उत्प्लावन विधि। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कि एल्कोहल एवं फिनोल में अंतर लिखे। तो एल्कोहल और फिनोल में अंतर क्या है? तो एल्कोहल क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे CH3OH हमारा क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। फिनोल क्या होता है? तो C6H5OH है ना, इसका सूत्र ये होता है फिनोल का। तो लिखिएगा एल्कोहल क्या है? एल्कोहल उदासीन होता है, और जो कि फिनोल जो होता है अम्लीय होता है। एल्कोहल फेरिक क्लोराइड के विलयन में कोई रंग नहीं देता है। फिनोल जलीय विलयन में फेरिक क्लोराइड के साथ बाबू बैगनी रंग या हरा रंग या लाल रंग यहाँ पे देगा। अगला कि ये ब्रोमीन जल में, यहाँ पे याद रखना है कि यह ब्रोमीन जल में कोई अवक्षेप नहीं देगा, यह ब्रोमीन जल में सफेद अवक्षेप देता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला कि CD2+ आयन रंगहीन होता है। क्यों प्यारे बच्चों? रंगहीन कौन होता है? जो भी, अगर याद रखना है कि वैसे, मतलब याद रखना है कि वैसे ही होगी जिसके क्या हो, जो जिसका d ऑर्बिटल पूरा फुल हो, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रंगहीन आयन बनाता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन रंगहीन आयन बनाता है। जैसे CD2+ का क्या होगा? Kr का 36 10 कितना हो गया? 56, यानी d ऑर्बिटल में 10 गो इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? 10 गो आपको भरना भी है, तो यहाँ पे भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया? युग्मित। और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रंगीन आयन का बनाते हैं। तो CD2+ क्या करेगा? रंगीन आयन बनाएगा। आगे बढ़िए कि दो विटामिन के नाम लिखिए एवं उनकी कमी के कारण रोगों के भी नाम बताएं। तो दो विटामिन के नाम क्या है कि इसकी कमी से रतौंधी, आंखों के सफेद हिस्से में धब्बे, त्वचा की यहाँ पे जुड़ी बीमारियां हो सकती है विटामिन ए की कमी के कारण। इसका मुख्य स्रोत क्या है? दूध, गाजर, केला, यहाँ पे संतरा, शकरकंद। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी एनीमिया, यहाँ पे याद रखना है कि मासिक समस्या हो सकती है। विटामिन बी यहाँ पे समूह के स्रोत गेहूं हो गया, यहाँ पे संतरा, मूंगफली, हरी सब्जियां, ये सब टमाटर, दूध होते हैं। आगे बढ़िए, क्या होता है जब N-ब्यूटाइल क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये तो कई बार करा चुके हैं। N-ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, N-ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो N यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड यानी CH3
और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, तो बाबू आपको बताना है किसके साथ कराना है, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट KOH लिख देते हैं। जब इसकी अभिक्रिया KOH के साथ कराएंगे तो बाबू यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों H+, यहाँ पे एगो H है, H+ है ना, और यहाँ पे क्या हो गया Cl- यानी HCl बना दिया, HCl बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि HCl बना दिया ना, यानी याद रखना है कि यहाँ पे क्या ये OH बना देगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देखिए KCl, यहाँ से क्या किया KCl बना दिया, K पे प्लस Cl पे माइनस, KCl बना दिया, वहां से H2 यहाँ पे H+ और OH- क्या बना दिया H2O बना दिया, ये हमारा जल बना दिया। तो बचा क्या प्यारा बच्चों, हमारा बचा यहाँ पे याद रखना है, उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3 बचा है ना, उसके बाद से CH2 बचा और यहाँ से क्या हुआ एगो हाइड्रोजन चला गया है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 बचा और यहाँ पे बस यही बचा, और प्लस में क्या बचा बाबू हमारा, यहाँ पे याद रखना है कि HCl और यहाँ पे H2O हमारा निकला था वो बचा। तो यही तो बनेगा और यही आपको लिख देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए अगला कि पावर एल्कोहल क्या है, तो 80% पेट्रोल तथा 20% एथिल एल्कोहल के मिश्रण को हम लोग पावर एल्कोहल कहते हैं। इसका उपयोग इंजन की शक्ति के उपयोग में करते हैं, किया जाता है। मिश्रण के पेट्रोल की वजह का हम लोग क्या करते हैं, किया जाता है, इस मिश्रण को पेट्रोल की जगह पर उपयोग किया जाता है। अगला कि भर्जन या निस्तापन में अंतर लिखे, तो भर्जन क्या होता है, भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के समाहरण में किया जाता है, जबकि निस्तापन में क्या होता है कि हाइड्रो, यहाँ पे याद रखना है कि हाइड्रेट और अयस्कों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जैसे सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो SO2 गैस यहां से क्या होगी, मुक्त होगी। निस्तापन में ऑक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में यहाँ पे क्या कराया जाता है, क्रिया कराया जाता है। इसमें SO2 गैस निकलती है, इसमें क्या हो जाएगा CO2 गैस निकलेगी। तो ये भी आपको क्या करना है, क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला है कि बताइए कि HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाए हैं कि जो HI होता है प्यारे बच्चों, ये आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे बाबू अम्लीय प्रबलता का क्रम बढ़ता है, तो जो HI होता है नीचे पाया जाता है सबसे, इसी कारण से इसको तो कर दिए। H3O मतलब या H3PO4 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, क्यों, तो अगर आपसे बोला गया है H3PO यहाँ पे क्या है 3 है ना, ये डाइप्रोटिक अम्ल क्यों है, क्योंकि ये दो को भस्म बनाता है। जैसे P के साथ बात करें तो डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है 3 गो है, पहला और ये दूसरा, और इधर क्या हो गया तीसरा, और ऑक्सीजन 3 को भरना है, एक ऑक्सीजन भर चुके हैं और एक 2 और एक 3, यानी ये कितना भस्म बनाया, 2 को भस्म बनाया। तो H3PO3 केवल 2 यहाँ पे विस्थापित योग्य हाइड्रोजन रखता है, इसलिए डाइप्रोटिक है। 2 ये कोना है, तो यह यहाँ पे याद रखना है कि इसके संचार में अस्पष्ट होता है, संरचना में अस्पष्ट होता है, तो हमने संरचना बना दिया, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता क्यों दर्शाती है, तो संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है N-1 इंटू डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और NS होता है जिसमें 1 से लेके प्यारे बच्चों 2 को इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि जटिल संकुलन CuNH3, इसमें बोला गया कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, आप लोग साफ से लिखिएगा, हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं। कॉपर का मान लीजिए X, क्योंकि कॉपर का पूछा गया है, ठीक है। अमोनिया का क्या होता है, उदासीन लिगेंड होता है, और बाबू उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब 0 में गुणा क्या कर रहा है, 4 कर रहा है, और बराबर को उधर क्या है +2 है, ठीक है। तो यानी X और 0 में गुणा होगा तो क्या होगा 0, बराबर को उधर क्या होगा +2, यानी X = क्या होगा +2, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। तो बाबू 76 क्वेश्चन रहने देते हैं। अभी हम लोग का क्या होगा, अभी जस्ट 3 बजे हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर हम लोग 6 बजे भी पढ़ेंगे और सुबह में भी पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग एक बार क्या करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत लड़ेगा, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप किसी दूसरे का हेल्प करेंगे तो भगवान आपका हेल्प करेगा, परीक्षा में मदद करेगा। तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।